पिछला किसी में कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो। सर वो जो कटिंग ऑफ मिरर बताया था सर, वो एक बार बता दीजिए ना, वो बाई स्प्लिट और बाईलेट, उसे फोकल लेंथ तो सेम रह रहा था। हाँ, फोकल लेंथ तो सेम ही था दोनों केस में, सिर्फ डिफरेंट क्या हो रहा प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो रहा था। है अगर सर? हम जैसे ऐसा है, इसको अगर हम यहाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको यहाँ सेंटर से कट कर दिया और इसको ऊपर और नीचे कर दिया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे हम थोड़ा सा ऊपर इसको कट करके सेपरेट कर दिए। तो सेपरेट किए, इस केस में क्या हुआ कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ आ गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम, एक था कि अगर हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम बीच से इसको कट कर दे रहे हैं, इस पोर्शन को हम कट करके हटा दिए, फिर ये दोनों को चिपका दिए, तो चिपकाएंगे तो ऐसा कुछ हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ लेंगे और इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसके सेंट्रल पॉइंट से लेंगे, बस ये डिफरेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो हम कोई सा भी ले सकते थे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट मिल रहा है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसी वजह से, जैसे कि इस केस में सेंटर यहाँ पे है, तो ये इसका पॉइंट लाइन जो है नॉर्मल, लेकिन इस केस में यहाँ सेंटर है। ठीक है, बीच से पोर्शन हम हटा दिए हैं, तो ये वाला नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, इस पोर्शन का लिए सेंटर तो वहीं रहेगा, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट से ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, उसको एक अलग ही मान लेते हैं, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे वैसे ही सेम आएगा यहाँ भी, देखते हैं कैसे है। तो इसमें हम दो केसेस ले रहे हैं, फर्स्ट केस यानी कि मोशन एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग अगर मोशन हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही समझेंगे। लेट से कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस इधर की तरफ मूव कर रहा है, और वो भी लेट से कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -30 दिख रहा है, फोकल लेंथ -20 है, तो हम u फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ से। तो कितना हो जा रहा है ऊपर, -30 इंटू -20 डिवाइड बाई -30 प्लस 20, यानी कि 60 सेंटीमीटर आ रहा है माइनस में, यानी कि इधर कहीं पे इसका इमेज आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं इसका इमेज फॉर्म करेगा, और ये जो इमेज है हमारा ये, अब ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिख रहा है, कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब इमेज किधर की तरफ जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा, जब फोकस पे पहुंच जाएगा तो इमेज इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, यानी कि अगर ये फोकस की तरफ जा रहा है तो ये जो इमेज है हमारा इधर की तरफ जा रहा होगा, किसी स्पीड v से। ठीक है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होता। हम जो हम रे डायग्राम पढ़े हैं उससे ये चीज
मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे रहा होगा पोल से, और वो जो है लेफ्ट साइड में यानी कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस की तरफ जा रहा है तब। अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो कितना वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये वेलोसिटी आखिर है तो कितना है। ठीक है, वो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करें। ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ हम इससे इतना पता कर सकते हैं कि इमेज कहाँ पे होगा उस मोमेंट पे और किधर की तरफ जा रहा होगा। ऑब्जेक्ट जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ आ रहा है, तो इमेज किसी स्पीड से उधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इस सबको मीटर में रखते हैं क्योंकि वेलोसिटी मीटर में रखे हैं, तो इसको भी मीटर में, तो ये भी मीटर में। ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उससे हमको दिख रहा है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वो क्या है, चेंज इन यू बाई डी टी है। यू जो है हमारा ओरिजिनल पोजीशन डिस्टेंस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है कि अगर जिस रेट से यू चेंज हो रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर निकालते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में तो और कुछ नहीं डीवी बाई डी टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डी यू बाई डी टी पता है, डीवी बाई डी टी हमको फाइंड करना है। तो हम ये रिलेशन कहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि सिंस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजकल टू 1 बाई एफ होता है मिरर फॉर्मूला से, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से देखो 1 बाई वी है, तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई एक्स का जैसा आता है, यानी कि माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी। ठीक है, वैसे ही u का करेंगे तो माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी मिलेगा। फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो उधर 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो यहाँ से हमको डीवी बाई डी टी फाइंड करना है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डीवी बाई डी टी जो है ये और कुछ नहीं माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है। यहाँ पे डी यू बाई डी टी, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस साइन अपना अकॉर्डिंगली चेंज कर, तो ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इजकल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो वेलोसिटी है, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है वो वी और यू डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा होता है तो लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इजकल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज दिख जा रहा है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हमको फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का माइनस बी नॉट ऐसा।
मिरर फॉर्मूला में क्या आता था, प्लेन मिरर में वहां पे v और u सेम होता था, तो वहां पे हम लोग लिखते थे vi इजकल टू माइनस vo प्लस 2vm, याद है प्लेन मिरर के लिए। यस सर। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या लिखते थे, v और u क्या रहता था, सेम, साइन से कोई मतलब है नहीं क्योंकि स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव ही हो जाना है, तो यही चीज आता था। यहाँ भी अगर वी यू सेम रखेंगे तो यही चीज आना है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के लिए आता था, यहाँ भी वही चीज आया है, ध्यान से देखो तो। लेकिन यहाँ पे भी और यू जो होता है सेम दूरी पे नहीं होता है, इसलिए भी और यू के टर्म में आया है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये किसके अलोंग है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, सारे जो है वो है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो रहा होता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि भी कितना होगा, तो हम इधर ही लिख रहे हैं भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर चाहिए, तो भी बाई यू का स्क्वायर चाहिए, तो ये अगर हम फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, इसको हम मैग्निफिकेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 60/30 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 आ रहा है। अगर ये 4 आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो ध्यान से देखें तो -4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्लस साइड में यानी कि राइट साइड जब जा रहा है तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हम राइट साइड को +2 लिख रहे हैं। यहाँ तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो इसको 0 लिख दे रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ से हमको मिल जाएगा ये कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन एरो से लिखा है। क्लियर है, यानी कि सिंपल सा है। ठीक है, यानी कि अगर हमको डिस्टेंस का चेंज जो होता है वही वेलोसिटी होता है, तो हम जो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। यू जो मेजर है, वी जो मेजर है वो पोल के रिस्पेक्ट में है। तो अगर पोल के रिस्पेक्ट में है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये मिरर के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये जो वेलोसिटी आया है ये हमको ग्राउंड से दिखेगा नहीं, कि जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा वो वेलोसिटी। क्लियर है, सेकेंड सर इतना लंबा फॉर्मूला याद रखना होगा। रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रोसेस से जाओ। ठीक है, ज्यादा लंबा है नहीं। यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +1 m² वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, m जो है मैग्निफिकेशन है। ठीक है, और ये चीज कम से कम 3-4 बार आएगा, प्लेन मिरर में यहाँ पे आया, फिर लेंस में आएगा, तो ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो लगेगा हम एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर कर। केस 2 देखते हैं, मोशन जो है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मोशन हो, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, हम डेटा वही ले रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, ये अब हम बोल रहे हैं कि इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज कहाँ आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि v जो आएगा इसके लिए -60 आएगा। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, v जो आएगा 60 सेंटीमीटर पे आएगा, यानी कि फोकल लेंथ यहाँ होगा 20 है, ये 30 है, तो यहाँ पे c होगा।
इमेज 60 पे बन रहा है, 60 पे यानी कि इधर कहीं, ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। अब ध्यान से हम सोचें तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पे था, प्रिंसिपल एक्स कुछ देर के बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो इमेज अकॉर्डिंगली इस रीजन में रहता है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर इधर होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी हमको दिख रहा है कि इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा और कितना होगा, ये चीज हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ u भी नहीं चेंज हो रहा है, v भी नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, तो जो इमेज डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, वो 60 सेंटीमीटर ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर है, वो 30 सेंटीमीटर ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, तो उसका हाइट, ठीक है, पहले वो प्रिंसिपल एक्सिस पे था, उसके बाद कुछ ऊपर गया, कुछ ऊपर गया, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, चेंज, हाइट का चेंज दिख रहा है। तो हाइट का चेंज दिख रहा है, तो हम जानते हैं HI/HO जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन जो होगा वो V/U, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग -V/U भी लिखते हैं। V भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी नहीं चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, HI=m×H0, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, dHI/dt, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dHO/dt, ठीक है। m को हम क्या लिख सकते हैं, -V/U, तो हम इसको लिख सकते हैं dHI/dt, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -V/U, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो V/U 2 है, तो 2 है तो इधर हमको दिख रहा होगा कि ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, क्योंकि V/U 60/30 करेंगे, माइनस माइनस है, माइनस ही रहेगा। V0 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। केस 3, यानी दोनों का मिक्सिंग, ठीक है। ये जनरली पहले पूछा जाता था, ठीक है, पहले। अब नए में ये जो टाइप के क्वेश्चन है, ये अभी हाल फिलहाल में, मतलब पिछले 5-6 साल में तो नहीं पूछे गए, ठीक है। जैसे कि हम फिर से वही ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये 30 सेंटीमीटर पे, और दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ जा रहा है, प्लेट से कितना मान लें, चलो 5 मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये एंगल 37 डिग्री है। तो इसका इमेज क्या होगा, तो इसको हम कुछ और नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे। इधर की तरफ एक कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, 5 cos 37, cos 37 4/5, यानी कि इधर 4 आएगा, और इधर की तरफ लेंगे तो इधर की तरफ 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज बनेगा, वो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ 60 पे सेम डेटा है, इमेज यहाँ बनेगा। इस 4 के लिए इधर की तरफ आएगा, और 3 के लिए इधर आएगा। तो जैसे कि हम ऊपर पढ़े हैं, तो हम V परपेंडिकुलर ऑफ इमेज अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, -V/U इंटू 3, यानी कि ये -2 इंटू 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम इस 4 के लिए कैलकुलेट करने जाएं, तो 4 के लिए हम लिखे थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा along
प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यह था माइनस v बाई यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इनटू प्लस में 4 है 4 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर पे 0 है, ये माइनस 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया तो हम इन दोनों का कंपोनेंट लेके ऐसे बना सकते हैं कि अंडर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो है वेलोसिटी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पूछने के लिए हम मिरर को भी वेलोसिटी दे सकते हैं। तो मिरर का वेलोसिटी सेकेंड वाले केस में तो कोई रोल नहीं है, फर्स्ट वाले केस में ही रोल है जो इधर की तरफ आ रहा है। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, डायरेक्शन के साथ पुट कर देना, हमारा सवाल हो जाए। ठीक है, यानी कि खाली एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। बोर्ड में ये सब नहीं। ठीक है, बोर्ड में इनफैक्ट इस बार रिफ्लेक्शन है ही नहीं। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोग जितना कुछ भी पढ़े हैं और अगले 15-20 मिनट पढ़ेंगे वो सारा इस बार की बोर्ड में नहीं। ठीक है, 12 से हट चुका है। डिलीटेड पोर्शन में 30% जो डिलीट हुआ है, इतना बात में क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें और भी वेराइटीज हैं लेकिन वो मेडिकल में नहीं पूछा जाता है, तो वो सब हम नहीं बता रहे हैं। कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ किसी हाइट पे होता तो भी पॉसिबिलिटीज थी, तो उसमें भी हम लोग डिफरेंशिएशन करके ही बनाते हैं। ठीक है, या फिर एक कर ही लेते हैं जब इतना किए हैं तो। ऐसे मेडिकल में ये नहीं पूछता है, अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन हम नहीं देखे। ठीक है, एफ इजकल टू हम 20 सेंटीमीटर ही कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे ही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे ही है, लेकिन यहाँ से हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हाइट पे है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर पे हाइट पे है और हम इसकी तरफ इधर की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से वेलोसिटी देती है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, वो एक जो फिगर बनाए थे वो अगर याद हो तो सब भी इस सब में बहुत फायदा करता है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन हम ऐसे जो ले आए थे, तो यहाँ से हमको पता है कि इमेज जो है यहाँ पे बनेगा जिसका दूरी होगा 60 सेंटीमीटर, और इमेज जो है 1 है, मैग्निफिकेशन हम फाइंड किए थे तो ये 2 आ रहा है, -2, यानी कि यहाँ पे भी होगा कितनी दूरी पे, तो 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इधर की तरफ होगा और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखो, हम इधर की तरफ ही वेलोसिटी दे रखे हैं लेकिन ये जा किधर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा, यानी कि इसके पास इधर का भी कंपोनेंट होगा और इधर का भी कंपोनेंट होगा। ठीक है, याद है ऐसा एक हम लोग फिगर बनाए थे, उसी से हम रिलेट करके कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इधर आया था तो फोकस से ऐसा इमेज गया था, तो इमेज का वेलोसिटी उसी लाइन पे होगा। हाइट हम नहीं चेंज कर रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मेडिकल में मोस्टली पूछ सकता है डायरेक्शन किधर होगा क्या होगा, तो फिगर से हम आराम से बोल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने की बात आ रही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने की अगर बात आ रही है, कैसे फाइंड करेंगे? फिर से वही दोनों चीज हम लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अलोंग, जैसे कि एच आई है बाई एच ओ है, ये किसके बराबर होता है, -v बाई यू। इसमें भी चेंज हो रहा है, यू भी चेंज हो रहा है, एच आई एच ओ जो है कांस्टेंट। तो हमारा जो अलोंग था, अलोंग वाले के लिए अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो आएगा -v² बाई यू स्क्वायर,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। लेकिन हाइट के लिए ये चीज लिखेंगे हम, तो यहाँ भी और यू दोनों चेंज हो रहा है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u इंटू एच आई प्लस वी इंटू एच ओ इजकल टू 0। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से सारा वेरी कर रहा है, तो लिखेंगे क्या u डी एच आई बाई डी टी प्लस एच आई डी यू बाई डी टी, यू भी वाला फॉर्मूला है, v डी एच ओ बाई डी टी प्लस एच ओ डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये 0 के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इधर जो वेलोसिटी होगा वो डी एच आई बाई डी टी होगा, और ये वाला जो आया है वो भी आई इधर होगा। ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही आंसर होगा। तो ये जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमको कितना मिल जाएगा, 2 है तो 2 2 जा ये 8 आएगा, -8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही वही है इधर। ये अब फाइंड करना है तो ये इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम इक्वेशन में देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज जो है 0 है। ठीक है, बाकी सब हम फाइंड लिख सकते हैं आराम से। u कितना है 30 सेंटीमीटर, साइन के साथ रखना है। डी एच आई बाई डी टी यही हमको फाइंड करना है, प्लस हाइट ऑफ इमेज कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस में है। डी यू बाई डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में है, प्लस ये तो 0 ही हो गया। यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज 2 आया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, डीवी बाई डी टी कितना आया तो -8 तो 0। तो यहाँ से हमको डी एच आई बाई डी टी आराम से मिल जा रहा है 4/30 माइनस में, तो ये कितना आ रहा है -4/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लास्ट जो है ऐसा है। हम इसमें किसी में मिरर का वेलोसिटी नहीं दिए हैं। ठीक है, मिरर का जनरली तुम लोग में पूछता भी नहीं है। यहाँ से हम इसका वेलोसिटी ऊपर भी किसी एंगल पे भी दे सकते थे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। सारा प्रोसेस सिमिलर है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट और सेकंड केस जो देखे हैं उसी से रिलेटेड रहते हैं मोस्टली। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करना। ठीक है, ये भी पूछता नहीं है लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। F इजकल टू 20 सेंटीमीटर है, U जो है 30 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इधर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ये हाइट 1 सेंटीमीटर। ये इमेज क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर देखना, करोगे दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है न्यूटन्स फॉर्मूला। सर आवाज कट रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है, ये बोल रहे हैं ऑनली कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए ये फॉर्मूला क्या है कि जैसे कि ये इसका फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लेट से कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इधर कहीं इमेज बनेगा। हम लोग अभी तक जो भी डिस्कस करते थे वो से करते थे, लेकिन न्यूटन्स फॉर्म हम डिस्टेंस ठीक करें से सुनाई नहीं दे रहा का। है। हेलो,
बहुत कट रहा है आवाज। अभी हेलो हेलो यस सर। आ रहा है आपकी? अभी भी कट ही रहा है। सर अभी आ रहा है सर, बीच में कट जा रहा था। ठीक है, देखो जैसे कि अभी तक हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करे थे उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था या फिर इमेज डिस्टेंस था, हम लोग पोल से मेजर करते थे। ठीक है, यानी कि अगर इसका पोल है तो हम जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो पोल से करते थे। लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला जब अप्लाई करना होगा तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो फोकस से मेजर होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है एक्स, ये जो इमेज डिस्टेंस है इसको लेट से हम बोल रहे हैं वाई। ठीक है, ये भी कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं? फोकस से। यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस। ठीक है, यानी कि हम कहाँ से फोकस मेजर करेंगे? फोकस से। अगर हम फोकस से मेजर कर रहे हैं तो एक्स और वाई है, ये इसका फोकल लेंथ एफ है। तो मेरा फॉर्मूला है कि एक्स वाई इजकल टू जो होगा एफ ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, साइन के साथ इसमें नहीं पुट करना है, पुट ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या करना है? मैग्नीट्यूड पुट करना है। एक्स वाई इजकल टू एफ स्क्वायर होता है, बहुत जगहों पे काम करेगा। ठीक है, अगर पता है तो सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो इस चीज को याद रखना है, न्यूटन्स फॉर्मूला जो होता है एक्स वाई इजकल टू एफ स्क्वायर। चाहो तो प्रूफ कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? सर? वो वाला हाँ फार्मूला भी यूज करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना? हाँ, जैसे कि ऊपर वाले केस में हम ले रहे थे, u जो था डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था, तो उसके अकॉर्डिंग x क्या हो जाएगा? 10। फोकल लेंथ कितना था? 20 सेंटीमीटर। और y जो आता 60 था, 60 में 20 गया 40। तो देखो एक्स वाई क्या आ रहा है? 400, और 20 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 400 आ रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, जैसा कि ऊपर वाला हम लोग लिए थे। ठीक है, सेम ही आएगा। u जो था 30 था, v 60 आ रहा था, f 20 घटा देंगे तो 10, और ये 40 हो जा रहा है तो 400, 20 का स्क्वायर 400 देते हैं। तो इतना था हम लोग का रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोग देखे पहले प्लेन सरफेसेस से, फिर कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में दो मिरर के लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का रिफ्रैक्शन। सर लेंस रिफ्रैक्शन ही में होगा? हाँ, ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब, प्रिज्म, लेंस सब इसी में रहेगा। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सारा इसी में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग किसको कहते हैं? जैसे कि अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि नदी किनारे या फिर स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं या फिर बाल्टी में पानी भर के रखे हैं, तो अगर हमको उसके बॉटम सरफेस को देखना हो, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को देखना होता है तो वहां से रे हमारी आंखों पे आ रही होती है। तो लेट से कि अगर नदी में मछली ही देख रहे हैं, मछली को देख रहे हैं, वो पानी के अंदर है। ठीक है, लेट से कि हम ऊपर से ऐसा देख रहे हैं, इधर पानी है, पानी के अंदर यहाँ से मछली तैर रही है। ठीक है, अगर हमको इस मछली को देखना है तो जरूर इस मछली से रे निकल के हमारे आंखों पे पड़ा होगा, तभी हम देख सकते हैं।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको रे दिख रहा है कि ये वाटर मीडियम था, ऊपर एयर है, तो ये जो रे है ये वाटर से एयर में आ रहा है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और ये जो लाइन है इसको हम बोल रहे हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस यानी कि दोनों के बीच का बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि कभी भी अगर रे जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो सीधा सीधा नहीं जाता है, उसमें बेंडिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस रे को यहाँ ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं जाके कुछ बेंड हो जाता है। अब किधर बेंड होता है वो बात की बात है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो थोड़ा बहुत बेंडिंग होता है उसमें। ठीक है, ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट moves from one medium to another। ठीक है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है देन ऐसा लिख लेते, लाइट बेंड्स when it moves from one medium to another medium। ठीक है, दिस फेनोमेना is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बेंड हो जाए। ठीक है, ये बेंडिंग क्यों होता है, हमसे पूछा जा सकता है कि अगर ये बेंडिंग होता क्यों। तो अगर हम लोग देखें कि वाटर में जब लाइट मूव कर रहा था, तो वाटर में मूव कर रहा था तो वाटर जो है एयर के कंपैरिजन में थोड़ा डेंसर है। ठीक है, ऐसे मटेरियल वाइज भी डेंसर है, लेकिन लाइट के कंपेयर केस में भी वो डेंसिटी उसका ज्यादा है। तो उस चीज को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। फिलहाल अगर हम देखें तो वाटर जो है एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंसर हमको दिखता है। तो अगर उसमें से रे मूव कर रहा है, रे क्या है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि फोटॉन्स के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो अगर वो डेंसर मीडियम से मूव कर रहा है, एयर में या वैक्यूम में मूव कर रहा है, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। क्या चीज का? तो वेलोसिटी का। डेंसर मीडियम में जब मूव कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी थोड़ा घट जाता है, रेयरर में जब होगा तो बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा मतलब उसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो c होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लेकिन अगर ये अलग अलग मीडियम में जाए, ठीक है, ग्लास में जाए, वाटर में जाए, ऑयल में जाए, एयर में जाए, तो मीडियम में चेंज होगा तो उसमें उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्यों? बेंडिंग इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड लिख देते हैं डायरेक्ट, स्पीड ऑफ इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, जिसका हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। वेव फ्रंट बनाकर देखेंगे कि ये जो चेंजिंग होता है वो कैसे, बेंडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो वेव में जब पढ़ रहे होंगे तो वहां से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बेंडिंग होता है। फिलहाल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि बेंडिंग क्यों होता है, तो बेंडिंग इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक चीज और कि अगर हम जानते हैं कि लाइट जो होता है सोर्स पे डिपेंड करता है, और सोर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी अगर चेंज ना हो तो लाइट का फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं?
लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर लेमडा इंटू टाइम, लेमडा बाई टाइम पीरियड। ठीक, सिंस फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है, डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किस सोर्स से वो लाइट प्रोड्यूस हुआ है उसी सोर्स पे डिपेंड करता है, किस मीडियम में जा रहा है उससे इस फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेमडा चेंज होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है, लेमडा जो है चेंज हो रहा है, b जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, यानी कि वेवलेंथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, अगर रेयरर मीडियम में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, डेंसर मीडियम में आएगा तो वेलोसिटी घटेगा। वैसे ही हम वेवलेंथ से भी कह सकते हैं कि अगर वो रेयरर मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ घटेगा, लेकिन अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग शुरू से ही यूज करेंगे, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बुक में ईटा भी लिखा रहता है या फिर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमको दो मीडियम्स का म्यू पता हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा मीडियम जो है लाइट के लिए डेंसर है, कौन सा मीडियम लाइट के लिए रेयर है, ठीक है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि लाइट के लिए डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये डिफाइन करते हैं हम लोग कि इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर भी बोलते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में सी बाई वी लिख सकते हैं, ठीक है। सी बाई वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ऐसे नहीं, चलो सी बाई वी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, यानी कि म्यू जो होगा क्या कहलाएगा किसी भी मीडियम के लिए, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम with upon ratio of speed of light in that medium, ठीक है, इन दोनों का रेशियो को हम लोग ये चीज लिखते हैं कि म्यू है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और कुछ नहीं बल्कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, ठीक है। हो सकता है कि हमको एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना पड़े, ठीक है, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, म्यू टू 1 या फिर म्यू टू 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्ट 1, यानी कि मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, यानी कि अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू 1 या फिर म्यू टू इधर 1, ये क्या होगा म्यू टू बाई म्यू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दिस इंप्लाइज दैट हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, म्यू टू क्या होगा सी बाई वी टू अपॉन सी बाई वी वन, ध्यान से देखें तो इसको वी वन बाई वी टू लिख लेंगे, यहाँ से हमको दिख रहा है कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है,
तो हम ये भी बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा भी होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे v1 बाई v2 आया, तो हम इसको लेमडा 1 बाई लेमडा 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मीडियम में वेवलेंथ इतना है, इसमें इतना है, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ऐसा है वैसा है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक चीज और, हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट c जो होता है वो ये होता है। ठीक है, म्यू नॉट क्या बोले थे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी। ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने ऐसा एक इक्वेशन देखा था कि c इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट। तो सिमिलरली हम लोग लिखते हैं कि v जो होगा और कुछ नहीं 1 बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे म्यू क्या है, मीडियम के लिए, एप्सिलॉन भी मीडियम के लिए है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ईटा यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जो कि हम c बाई वी लिखते हैं। ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, c बाई वी अंडर रूट म्यू बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं, रिलेटिव दिख रहा है। सिंस रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग बोलते थे एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही म्यू आर बोलते थे म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट बस याद रखना है, न्यूमेरिकल इस पे कुछ नहीं आता है हमसे। कभी कभी अगर पूछ देगा कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे ये सारी चीजें हमको बहुत मदद करती हैं। ठीक है, अगर ये रिलेशन पता हो कि अंडर रूट म्यू आर और ई आर एन के बराबर है, एन जो है दो वेलोसिटी का रेशियो है, यानी कि यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ठीक है, इतना में कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। हेलो, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बोलो, ये तो पता होगा। अगर एक रे जो है इधर से इस पे सरफेस पे आ रहा है एक मीडियम से इस इंटरफेस पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल है, और ये रे इस मीडियम में जाता है तो थोड़ा बहुत बेंड करते हुए जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है,
यहाँ पे हमको दो दो एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और ये जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ यही कहता है, क्या कहता है, बोलो तुम लोग। हम्म, ठीक है, यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो पहला जो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे और यहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों सेम ही थे। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, यानी कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ये जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट किसके बराबर आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 किसको बोल रहे हैं, जिसमें रे इंसिडेंट हुआ है, और मीडियम 2 बोल रहे हैं जिसमें रे जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये म्यू 1 साइन आई इजकल टू म्यू 2 साइन आर भी लिख सकते हैं। म्यू 1 क्या है, इंसिडेंट वाला मीडियम, यानी कि इसका मीडियम म्यू 1 है, इसका म्यू 2। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाई साइन म्यू आर वन जो म्यू टू होगा, क्या बताए? क्या म्यू वन म्यू टू क्या बताए सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ऊपर यूज करें वही है। नहीं सर, वो आप बोले आता है जाता है ऐसे कुछ बोले थे। अच्छा, म्यू 1 जो है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे उसको हम म्यू 1 बोल रहे हैं, और जिस मीडियम में रे जा रही है यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम म्यू 2 लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। यानी कि म्यू 2 क्या है, यानी कि दिख रहा है यहाँ से कि जिसमें रे जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि जिसमें रे जा रहा है, और म्यू 1 हम उसको बोल रहे हैं जिस मीडियम से रे जा रहा है, यानी ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे जिसमें है उसको म्यू 1, रिफ्रेक्टेड रे जिसमें है उसको म्यू 2, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, तो ये चीज है हमारा सही। अब जैसे कि दो मीडियम्स हैं तो हो सकता है कि किसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, किसी का कम हो, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या लिखते हैं, लेट्स से कि इफ म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, दोनों का बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, जैसे कि म्यू ऑफ वाटर जो होता है वो 4/3 होता है, यानी कि 1.33 समथिंग आएगा। म्यू ऑफ एयर आएगा तो 1 आता है। म्यू ऑफ अगर ग्लास लेते हैं तो लगभग 3/2 आता है, यानी कि 1.5 आता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंपैरिजन में अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक म्यू 2 है, म्यू 1 है, जो ग्रेटर है उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जो कम है उसको बोलेंगे रेयरर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे रेयरर वाटर होगा, ग्लास डेंसर होगा, लेकिन हम वाटर और एयर को कंपेयर करें तो वाटर डेंसर हो जाएगा और एयर रेयरर हो जाएगा। तो ये रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं है कि वो डेंसर है तो डेंसर ही रहेगा। जैसे वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर है, लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में वो डेंसर है। ठीक है, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, लेट से कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि मीडियम म्यू 1 है, ये मीडियम म्यू 2 है, म्यू 2 ज्यादा है, ग्रेटर है म्यू 1 से।
ठीक है, एक रे है, ऐसे आया, यहाँ पे कुछ एंगल इंसिडेंस हुआ, इसको ऐसे सीधे चल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मीडियम नहीं होता तो वैसे सीधे चला जाता। अब ये किधर की तरफ बेंड होगा, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि म्यू2 जो है ग्रेटर देन म्यू1 है। दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन आई बाई साइन आर, जिसको हम लिख रहे हैं म्यू2 बाई म्यू1, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हमको म्यू2 बाई म्यू1 जो है वो ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन आई जो होगा ग्रेटर देन साइन आर होगा। अब हम साइन का कर्व बनाए और इधर थीटा, तो हमारा कर्व ऐसा जाता है। अगर हम एंगल जो है यहाँ पे पाई/2 से कम ही रहना है, तो इस रीजन में हमको दिख रहा है कि साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, साइन जो है इंक्रीजिंग है फॉर थीटा 0 टू पाई/2, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है भले ही, लेकिन 0 से पाई/2 तक तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आई जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। क्यों? क्योंकि आई आर जो है 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आई जो है आर से ज्यादा है, यानी कि आर जो होगा इधर कहीं होगा, क्योंकि टोटल एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट आई होता, तो आर, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि रिफ्रेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर रे जो है रेयरर से डेंसर मीडियम पे जाएगा तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, केस 2। ठीक है, इफ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, डेंसर से अब रेयरर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि म्यू2 जो है वो लेस देन म्यू1 है, यानी कि अगर इधर से इधर जा रहा है, ये म्यू1 है, ये ग्रेटर देन म्यू2 है, तभी टेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा यानी कि साइन आई साइन, यानी कि इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन जाएगा किधर, इधर की तरफ। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आई, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यानी कि हमको ये चीज याद रखना है कि अगर रे रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड अगर वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक रूल्स हमारे जो हमको रिफ्लेक्शंस में यूज करने हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और जो हमारे लॉज हैं जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके बाद ये चीज। अब इसी पे बेस्ड, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। प्लेन सरफेस, फिर दो पैरेलल प्लेन्स आएंगे तो ग्लास स्लैब हो जाएगा, दो इंक्लाइंड प्लेन्स आएंगे तो प्रिज्म हो जाएगा, फिर कर्व सरफेस देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस रहेगा तो कैसे होगा, फिर दो कर्व सरफेसेस को मिला देंगे तो लेंस हो जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या हैं?
ठीक है। जैसे कि अगर हम ग्लास लें, इसमें एक यहाँ पे कॉइन रखते हैं, लेट्स से कि कॉइन है। अगर हम इसमें यहाँ तक पानी भर दें, ठीक है, पानी भर दे और हम ऊपर से देखें, तो ये हमको इसका डेप्थ जो है यहाँ पे हमको दिखता है, यानी कि इसका इमेज जो है थोड़ा ऊपर दिखता है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसका ऊपर दिखता है, ठीक है। यानी कि ऊपर दिखता है, ऐसा क्यों? कम डेप्थ दिखता है, ऐसा क्यों? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम लोग पूल के पास जाएं, नदी किनारे जाएं और वहां बैठ के अगर देखें, तो वहां जो सरफेस होता है, बेड होता है, वो हमको कम डेप्थ दिखता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डेप्थ। क्यों? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि एक्चुअली में अगर वो 10 मीटर गहरा होगा तो हमको दिख रहा होगा कि 8 मीटर 6 मीटर ही गहरा है, ठीक है। अगर हम एक पेन या पेंसिल को ऐसा हम रखें, ठीक है, और अगर हम इसको पानी से ऐसे भर दें, ठीक है, इसको पानी से अगर भर दें तो ये हमको बेंड दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ से हमको लगता है कि ये बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसी की तरीके से हर इसका पॉइंट जो है ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखता है, और ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखता है, यानी कि हमको बेंडिंग इसमें दिख रहा होता है, ठीक है। फिर ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ फेनोमेनन है जो हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू हो रहा है। बहुत सारे हैं, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। तो फिलहाल ये चीज देखते हैं, यही जो है एक्चुअल डेप्थ, यानी कि ये जो डेप्थ है इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ, और ये जो हमको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। सिमिलर होगा अगर हम पानी में रह के बाहर की चीजों को देखें तो वही चीज देख रहे हैं, एपेरेंट और हाइट, ठीक है, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट। लेट से कि ये हमारा नीचे पानी है या कुछ भी है, कोई भी मीडियम है, चलो पानी लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। म्यू1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम बाहर से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा यही करेंगे कि जिस चीज को देख रहे हैं, यानी कि रे जो है ऑफ कोर्स यहाँ से ऐसे गया होगा, ठीक है, और ये जो है म्यू1 जो है ग्रेटर है म्यू2 से, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे मुड़ा होगा। एक रे को ऐसा अगर हम सीधा सीधा ले जाएंगे नॉर्मली, तो ये सीधा ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा जिसमें से इंसिडेंट रे जा रहा होगा उसको म्यू1 बोल रहे हैं, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे गया है, मतलब जिसमें रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, उसको हम लोग म्यू2 बोल रहे हैं, ऐसा है। इमेज कहाँ बनेगा? तो ध्यान से देखें कि जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करते हैं वही इमेज बनता है। तो आगे तो ये दोनों मिलने से रहे तो हमको पीछे ही मिलाना पड़ेगा, तो इमेज हमको यहाँ मिल रहा है। तो ये जो डेप्थ है इसको हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ आ रहा है हमारा वो एपरेंट डेप्थ है, यानी कि जो हमको दिख रहा है, इसको हम डीए से लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं एपरेंट डेप्थ। तो उसको हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें? तो फाइंड करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ देखो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये टोटल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही दिख रहा है। इस लेंथ को अगर हम x बोल दें तो हमको ये ट्रेंगल जो दिख रहा है हमको, ठीक है, यानी कि बी सी, ये आई, ठीक है।
तो इन ट्रेंगल ए बी सी ध्यान से देखो तो हमको क्या दिख रहा है, tan ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स बाई ए सी डेट इज इक्वल टू एक्स बाई डी। फॉर पैरेक्सियल रेज जो कि हम बोल सकते हैं किसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक है, सिमिलरली ए बी आई tan ऑफ आर जो दिख रहा है जिसको हम आर लिख सकते हो एक्स बाई डी ए दिख रहा है। यहां से हमको क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कि आई बाई आर इज इक्वल टू एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी ए बाई डी दिख रहा है। इक्वेशन 1 फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से अगर ध्यान से देखें तो हम क्या लिखेंगे, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन। फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग थीटा लिखते हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आई बाई आर जो होगा वो म्यू टू बाई म्यू वन है। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से ध्यान से देखो तो हमको दिख रहा है कि डी ए बाई डी जो है वो आ रहा है म्यू टू बाई म्यू वन इंटू, दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीडियम में रे जा रही है, ठीक है, और म्यू वन क्या है, जिस मीडियम से रे जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा। इसमें क्या है, जिस मीडियम में, यहाँ क्या है, जिस मीडियम से, ठीक है। म्यू वन क्या है, जिसमें इंसिडेंट हो रहा है, म्यू टू क्या है, जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। इसके 4-5-10 वेराइटी है, हर जगह एक ही चीज यूज करेंगे हम लोग। जैसे सेकेंड देखते हैं, अगर लेट से कि पानी के अंदर मछली है, ठीक है, ये मछली है, यहाँ पे एक चिड़िया है, इसको ये देखना चाहती है, तो लेट से किसका जो हाइट है वो h0 हाइट है, यानी इनिशियल हाइट। देख कौन रहा है, फिश, किसको, बर्ड को। तो बर्ड को देख रहा है तो रे किधर से आएगा, बर्ड से फिश की तरफ। ठीक है, बर्ड से फिश की तरफ आ रहा है, यानी कि ये हम म्यू वन बोलेंगे, इसको म्यू टू बोलेंगे। म्यू टू जो है ग्रेटर देन म्यू वन। म्यू वन किसको कह रहे हैं, जिसमें से रे जा रहा है, यानी कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हो रहा है, और ये किधर बेंड होगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये दोनों रे आगे तो मिलने से रहे, तो मिलाने के लिए हमको यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड अगर कर रहे हैं तो ये कहीं यहाँ जाके मिल रहा है, तो ये जो हाइट है ये एपरेंट हाइट आएगा। ठीक है, ओरिजिनल हाइट है, वो एपरेंट हाइट। तो यहाँ से एच ए अगर लिखेंगे तो फिर से हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, जिस मीडियम में रे जा रहा है अपॉन जिस मीडियम से रे आ रहा है इनटू। ठीक है, ध्यान दे, इस केस में म्यू टू जो है लेस देन म्यू वन है। फर्स्ट केस में वाटर से एयर में जा रहा है, यानी कि म्यू टू जो है वो कम है, म्यू वन ज्यादा है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो डी ए है वो लेस देन डी है। ठीक है, लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि म्यू टू जो है वो ग्रेटर देन म्यू वन है। दिस इंप्लाइज दैट कि एपरेंट हाइट जो होगा ग्रेटर देन ओरिजिनल हाइट होगा, फिगर से भी दिख रहा है। ठीक है,
आगे चल के हम लोग ग्लास स्लैब में भी हर जगह यही चीज, ये फॉर्मूला लगाते हुए सर दिखेंगे। यहाँ तो म्यू1 वहाँ पानी होगा, म्यू2 नहीं, पानी होगा ना? म्यू टू, ठीक है। यानी कि हमेशा ऐसे ही याद रखो कि पानी एयर भूल जाओ, रे को देखो कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है बस। जिस मीडियम में इंसिडेंट रहे वो म्यू1 है, जिस मीडियम में जा रहा है वो म्यू2 है, ठीक है। इस फॉर्मेट में याद रखो। हो सकता है जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो एयर को ही वो म्यू1 दे रखा हो, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि हम अपने फॉर्मूले में म्यू1 किसको यूज कर रहे हैं, तो जिसमें से रेज आ रही है, और म्यू2 किसको यूज कर रहे हैं, जिस मीडियम में रेज आ रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ से 27 मीटर पे है। यहाँ फिश है, ये एयर है, वाटर है, ये यहाँ से 36 मीटर पे है, ठीक है। फाइंड ठीक है, फाइंड करो। पहला 36 मीटर। बर्ड एज सीन बाई डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश। फिश देख रहा है, फिश देख रहा है तो फिश इधर कहीं हाइट पे देख रहा होगा, कितना हाइट आएगा, तो जब फिश देखेगा तो रे इधर से जाएगा, तो म्यू2 क्या हो जाएगा, 4/3 एयर का 1 इंटू 27, यानी कि 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका क्या आएगा, 72। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश, फिश से डिस्टेंस लिखना था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेकंड का कितना हो जा रहा है, ये यहाँ से इधर कहीं देखेगा, डी अपेरेंट। इस केस में रे इधर से जा रहा होगा, तो 1/4/3 इंटू 36 लिखेंगे, यानी कि 27 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें के आंसर में क्या आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसी पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में कैसे क्या चेंजेस होंगे, फिर प्रिज्म आएगा, प्रिज्म के बाद फिर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और कितना क्लास लगेगा? अभी तो बहुत लंबा है, कम से कम मान के चलो 15-16 लेक्चर तो लग ही जाएगा, ठीक है। सर पूरा देखो, दिसंबर लग ही जाएगा लगता है। हाँ लग जाएगा, तुम लोग में तो क्लास भी कम ही लग रहा है ना, कहाँ क्लास ही लग रहा है, वीक में 2-3 केमिस्ट्री में कितना बचा हुआ है, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा बचा है। हाँ, क्योंकि देख रहे हैं कि उसमें ज्यादा क्लासेस लग रहा है, इसलिए।
ठीक है, खत्म हो जाएगा हम लोग का। ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेब ऑप्टिक्स है। वेब ऑप्टिक्स में 2 वीक लगना चाहिए। ठीक है फिर। ठीक है सर।